वोटिंग का समय बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन जाएगी बीजेपी। लू और गर्मी का हवाला दिया जाएगा बीजेपी की ओर से। शाम में वोटिंग का समय बढ़ाने का अपील किया जाएगा बीजेपी की ओर से। आज शाम इलेक्शन कमीशन जा सकती है बीजेपी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ये वजह लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी कि क्योंकि गर्मी और लू ज्यादा है और मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी गर्मी को लेकर जारी हुई है। ऐसे में बीजेपी अपनी मांग रखेगी वोटिंग का समय बढ़ाया जाए शाम को। अब मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, चुनाव प्रचार भी बेहद गर्म होता जा रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर भी जाएंगे। आज सुबह 10:45 पर पीएम मोदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। राजस्थान के टोंक ओनियारा में भी पीएम की जनसभा का कार्यक्रम है, जहां टोंक ओनियारा में पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार सुखविंदर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम की जनसभा होनी है। इसके बाद 24 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ और एमपी में पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम है। 24 अप्रैल को सुबह 10:45 पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री की जनसभा है। कल दोपहर 2:45 पर मध्य प्रदेश के सागर में जनसभा करेंगे। उसके बाद कल शाम 5:15 बजे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके में बैतूल में पीएम की रैली है। 24 अप्रैल को ही शाम 7:15 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीएम मोदी एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। पीएम के इन दौरों को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। और कल अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की निंदा की। प्रधानमंत्री के बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। पीएम के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पीएम का भाषण हुआ, वो कोई नई बात नहीं बोले। मोदी जी ने कहा मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, अब हम उनके भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। फर्टिलिटी रेट 2.36 है, कम हुआ है। मुसलमान कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पीएम के बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि वो एक्शन ले। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने अब तक 17 शिकायतें दर्ज कराई हैं। और मंगलसूत्र वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत जारी है और कल चुनाव प्रचार के दौरान पटना से कर्नाटक तक इसकी गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले कमेंट पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बयान के खिलाफ एक्शन की मांग की है। बेंगलुरु में खड़गे ने अपने बयान में इसे बीजेपी की विभाजनकारी नीति करार दिया। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देने के लिए पीएम से मिलने का समय भी मांगा है। बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। ये सब उनका नौटंकी है। समय क्या मांगेंगे? लोग को अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चल रहा है। इधर कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी ने भी इस पर टिप्पणी की है। देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर आपको 2 बार मौका मिला, 10 वर्षों में आपने क्या किया है? अपने काम गिनवाइए ना जनता के सामने। और इधर भाषा की मर्यादा को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए देश को उत्तर और दक्षिण के बीच दरार डालकर एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। पहले लगातार तमिलनाडु के भाषणों में राहुल गांधी जी ने
भाषा के नाम पर एक भ्रम पैदा करने की बात करती कि देश के अंदर वन नेशन, वन लीडर और वन लैंग्वेज का योजना चल रही है। फिर उसके बाद लगातार चाहे वो केरल गए हो, चाहे वो तमिलनाडु गए हो, अपने भाषणों में पूरा प्रयास किया है उत्तर व दक्षिण की लड़ाई के लिए। इससे पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी की ओर से बांसवाड़ा में दिए गए बयानों को लेकर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद अब बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत में राहुल गांधी को आदतन अपराधी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है जिसमें चिदम्बरम ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीए कानून को वापस लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर स्टेटमेंट जारी करके कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देखकर बौखला गई है। बयान जारी करके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है। पीएम मोदी की गारंटी है कि धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के हर व्यक्ति को सीएए से नागरिकता मिलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस को हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी भाइयों को नागरिकता मिलने से समस्या है। अमित शाह ने ये स्टेटमेंट कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान के बाद जारी किया जिसे उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में रविवार को दिया था। चिदम्बरम ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सीएए कानून को वापस लेगी। और अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद आज मायावती और अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने अलीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि के समर्थन में रैली की। नुमाइश ग्राउंड में उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। इधर बीएसपी प्रमुख और समाजवादी पार्टी प्रमुख दोनों आज अलीगढ़ में आमने सामने होंगे। 2 बार से लगातार बीजेपी की सीट पर इस बार विरोधियों ने अपना दावा ठोका है। अगर मुझे एक जो मेरा समुदाय है, अगर उसने मेरा पूरा साथ दे दिया तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि मैं लगभग 3 लाख वोटों से जीत के आऊंगा। बसपा के उप कैंडिडेट है वो भी बंटी उपाध्याय है, भाजपा के भी सतीश गौतम ही। आधे में 2 है, आधे में अकेला हूँ। अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में धुआंधार प्रचार के लिए बड़ी रैलियां भी अंतिम चरण में है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने जातिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए कहा कि ये एक तरफा चुनाव है। गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 जाति, कोई जाति नहीं। अलीगढ़ में कोई कास्ट नहीं है। और बिहार में पूर्णिया में तेजस्वी यादव का दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया को नहीं चुनो तो एनडीए को चुनो। बीमा भारती को नहीं चुनते हो तो एनडीए को चुन लो। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव भी मैदान में हैं और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के प्रचार सभा में तेजस्वी ने ये बयान दिया। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पिलाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान ने आरजेडी पर पलटवार किया है। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त। आरजेडी नेता तेजस्वी के इस बयान पर चिराग पासवान ने कड़ी आपत्ति जताई है। जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल उन लोगों को ठंडा अपना दिमाग रखने की जरूरत
चिराग पासवान चुनावी अभियान के बीच हाजीपुर में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी। अगर वो ऐसी गिरती शब्दों की मर्यादा के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं ये मौन सहमति दर्ज की जाएगी, जो भविष्य के लिए, युवाओं के लिए खतरनाक है। और इस वक्त बड़ी खबर बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। और हालांकि केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो रहा था और गिरफ्तारी के बाद पहली बार उन्हें इंसुलिन दी गई है। आपको बता दें 320 तक चला गया था अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम केजरीवाल को तिहाड़ में अब इंसुलिन भी दी गई है। और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श लेने की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श लेने और शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में स्पेशल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करेंगे। मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने के बारे में निर्णय लेगा। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। जेल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है मेडिकल बोर्ड गठित कीजिए विद द कंसल्टेशन ऑफ एम्स। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के लिए डाइट का प्लान भी निर्धारित करेगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में घर का खाना मिलता रहेगा और हर 15 दिनों में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। और बड़ी खबर TV9 से बोले तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल, सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। हम नियमों का कर रहे हैं पालन। सभी कैदियों का नियम से चेकअप भी होता है। जरूरत के हिसाब से बीमार कैदी का इलाज किया जाता है। आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि उनकी तबीयत लगातार खराब है और इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। I don't respond to politics. I am a government officer. I work according to my rules. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर क्या डॉक्टर दिन में मॉनिटरिंग करते हैं? 20,000 कैदी हैं तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन। तो छोटे सेंटर्स भी हैं, बड़ा हॉस्पिटल भी है और रेफरल हॉस्पिटल्स भी हैं। तो हमारे रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे DDU है इस पे तिहाड़ के लिए, GTB है आपका मंडोली के लिए, LNJP है, RML है, एम्स है। रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ट्रीटमेंट दी जाती है। और आपने जो व्यक्ति विशेष के बारे में बात की, उनको भी इसी तरह का सब सुविधाएं उपलब्ध। मुख्यमंत्री जी की पत्नी जो है वो कह रही हैं कि उनको समय से खाना नहीं दिया जाता है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा भगवत मान ने भी आरोप लगाया था कि जब वो मिलने गए थे तो उनको मुख्यमंत्री हैं चूंकि, तो उनको वो जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगना, आरोप मैंने नहीं सुना कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिले और आरोप हैं, परंतु मैं वही कहता हूँ, इट्स ऑल पॉलिटिक्स। आई डोंट एंटर इनटू दैट। हाउएवर आम कैदियों से उनके आम परिजन जिस तरीके से वे मिलते हैं, 20,000 कैदी के 4 से 5,000 मिलने वाले रोज आते हैं, जिस प्रक्रिया से वे मिलते हैं इन आम आदमियों के लोगों को भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो जब उनको तकलीफ नहीं तो किसी को भी तकलीफ नहीं है। और अभी तक मेरे पास इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं आई कि ये प्रणाली खराब है। ये सबके लिए एक जैसी है। आगे बढ़ते हैं। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज दिल्ली में कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है और इसे लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के जिन इलाकों में शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है उनमें जहांगीरपुरी, नंदनगरी, मंगोलपुरी और ग्रेटर कैलाश के इलाके शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सुबह ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के R ब्लॉक पार्क में सुंदरकांड का पाठ रखा है।
दोपहर 12 बजे नगरी में शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर करीब 2 बजे जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि शाम 4 बजे साकेत में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने मंगोलपुरी में भी शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी ग्रेटर कैलाश में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। पार्टी का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाएगी और उनके जेल से जल्द बाहर आने की प्रार्थना की जाएगी। कर्नाटक के कोलार की एक जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.आर. रमेश कुमार ने विवादास्पद बयान दिया और उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। देशद प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस निश्चित तौर पर कर्नाटक में जीतेगी। मोदी साहब ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हम 4 जून का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस देश को शनि से छुटकारा मिल जाए जिसका उस पर प्रकोप है। आप शनि हैं जिसका प्रकोप इस देश पर है। आप उस सीट पर बैठ गए हैं जिस पर कभी इंदिरा गांधी बैठती थी। रमेश कुमार के बयान पर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कुमार पर पलटवार किया है। करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपने जिस शनि शब्द का इस्तेमाल किया है वो केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो शनि संतानता पार्टी, शनि के वंशज की पार्टी की छाया में खड़े हैं, जिसमें कोई शालीनता और संस्कृति नहीं है। रमेश कुमार पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए विजेंद्र ने ये भी कहा कि एक बार आपने कहा था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों ने अपनी 4 पीढ़ियों के लिए बैठकर खाने जितनी संपत्ति बना ली है। आपकी बातों की परवाह किसे है? वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी ने लक्ष्य पा लिया है, अब ब्रज की बारी है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। आगरा में योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विरासत और विकास दोनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चाहर के समर्थन में किरावली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। ये लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। उससे पहले सीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। योगी ने राज्य की कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। और गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है और इस पर बीजेपी ने कहा कि सूरत में पीएम मोदी का पहला कमल खिला। इस बार सियासत भी तेज, इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। सूरत के कलेक्टर ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किए जाने का सर्टिफिकेट दे दिया है। गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। दरअसल सूरत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया, जिसके बाद राजनीति में नया मोड़ आ गया। कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए और बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। विजेता घोषित किए गए बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के बीजेपी प्रभारी CR पाटिल को धन्यवाद दिया है। और अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल को मातृभूमि और मातृभाषा दोनों से बैर है। समाचार में देखी होंगी कि राहुल जी जब दक्षिण भारत चुनाव लड़ने गए
जब वहां पर आरोप बढ़े कि दक्षिण भारत पे हम लोग हिंदी थोपते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। फिर अगर एक चिट्ठी के ऊपर आप लिख दो हिंदी में प्रवीण त्रिशुंडी, पढ़ लें शेर बहादुर जी, तो धन्य हो जाए। फिर उसी चिट्ठी के नीचे लिख दो मयंकेश्वर शरण सिंह, अपना सिलोई विधायक, उनका नाम हिंदी में लिख दो, तो हिंदी पढ़ भी नहीं पाएंगे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस फटाफट गरीबी हटाने का वादा कर रही है। इसे लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। फिर इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी हटा दे। अब हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तो अब कहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो। और बिहार में किशनगंज की चुनावी फिजा में ओवैसी एक बार फिर वोटर्स के बीच पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अररिया में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने को लेकर जनता को सफाई दी। मेरा मानना यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब की उस मेहनत और कुर्बानियों को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। किशनगंज लोकसभा सीट पर प्रचार अभियान जोरों पर है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कई प्रखंडों में अख्तरुल ईमान के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि आखिर अररिया में अपने उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं किए। जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था, हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। आपको बता दें कि सीमांचल की सियासत पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के इर्द गिर्द शुरू से घूमती रही है, लेकिन पूर्णिया और अररिया से भी प्रतिनिधित्व करने का काम किया। 2014 के चुनाव में मोदी की लहर के बावजूद उन्होंने अररिया से जीत दर्ज की। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते। पिछले 24 घंटे में दुनिया पर परमाणु खतरा बढ़ गया है। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर काउंटर अटैक अभ्यास शुरू हुआ है। ईरान का दावा है कि एक हफ्ते में परमाणु बम होगा और इसके अलावा अमेरिका के परमाणु हथियार रखने के लिए पोलैंड भी तैयार है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि पोलैंड के परमाणु ठिकाने इस वक्त निशाने पर है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस वक्त खतरा बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर कोरिया, ईरान, अमेरिका और रूस, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसी ओर लामबंद होते जा रहे हैं और दहशत दुनिया में बढ़ रही है कि कहीं परमाणु अटैक वाली स्थिति ना आ जाए। क्या कुछ और इससे जुड़ी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए 24 घंटे की अगर आप हलचल को देखें तो आज की तारीख में दुनिया के जो भी एक्टिव वॉर फ्रंट हैं, फिर चाहे वो इजराइल और मिडिल ईस्ट का वॉर फ्रंट है या फिर रूस यूक्रेन का है, और इसके अलावा जो एक सुलग रहा वॉर फ्रंट कोरियाई वॉर फ्रंट है, इन सब जगह में 24 घंटे में बहुत जबरदस्त परमाणु गतिविधियां देखने को मिल रही है। उत्तर कोरिया से मैं अगर सबसे पहले शुरुआत करूं तो पहली बार उत्तर कोरिया ने एक रियल ड्रिल का अभ्यास किया है जिसमें कि कैसे न्यूक्लियर काउंटर अटैक किया जा सकता है। उनकी दलील है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें भी ये न्यूक्लियर काउंटर अटैक करना पड़ा, जिसमें सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट्स के जरिए एक नकली न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया और 352 किलोमीटर दूर एक आइलैंड को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरानी संसद ये कह ही रहे हैं कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई का आदेश हुआ तो एक हफ्ते के अंदर हमारे पास परमाणु बम होगा, जबकि आईएईए तो उसका जो समय सीमा है वो 24 से 48 घंटा बताती है। वहीं तीसरी बात जो सबसे कंसर्न वाली बात है कि पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका से कहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ आप अपना परमाणु हथियार रख लीजिए, जिससे रूस काफी बौखलाया हुआ है। रूस का कहना है कि ऐसी स्थिति में फिर सबसे पहला हम उसी पर टारगेट करेंगे। तो आप सोचिए कि रूस अगर अमेरिका के परमाणु हथियारों पर टारगेट करेगा पोलैंड में, तो फिर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ही नहीं बल्कि भयानक तबाही आ सकती है। इसकी गुंजाइश बहुत अधिक बढ़ गई है। लेकिन ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है मनीष, जब ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा और जिसमें ये कहते हुए कि एक हफ्ते में होगा परमाणु बम। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसीलिए हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं अपने दर्शकों से कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड
कनेक्टेड है, चाहे वो रूस का वॉर फ्रंट मनीष, हो आपका या फ्रेम फ्रीज हो रहा है, जल्द आपके पास आती हूँ, लेकिन जो बड़ी खबरें आपने बताई हैं उस लिहाज से आज के इस हालात में समझते हुए बड़ी खबर यही है कि इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला, और ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी भी मिली है। हालांकि खमेनी ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन से हमले को लेकर खबर बड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए जो बड़ी खबर आई, ईरान परमाणु बॉम्ब को देखते हुए जिस तरीके की चेतावनी दे रहा है वो आज के इस हालात में बहुत बड़ा संकेत है। और इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थक उसके हथियार बनेंगे, यानी ईरान पर्दे के पीछे से सारा खेल खेलने का प्लान बना रहा है। ईरान हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया में ईरानी मिलिशिया और फिलिस्तीन में हमास की मदद से अपने बदले के एजेंडे को पूरा करने का प्लान बना रहा है। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ प्लान के तहत ये समझना जरूरी है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान अपने इन समर्थकों से ये कहेगा कि वो ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर बरसाए। तो ये जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसी के तहत आज के इस हालात में, इस वक्त की स्थिति में ये जानना समझना जरूरी हो चुका है कि परमाणु क्षमता को देखते हुए किस तरह के बड़े संकेत और बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी, और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी कि रईसी के पाकिस्तान दौरे का आज दूसरा दिन है। पाइपलाइन डील को लेकर आज बातचीत संभव है। पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश है ईरान की। पहले दिन कारोबार $10 अरब तक पहुंचाने पर सहमति। इजराइल से जंग के बीच पाकिस्तान पहुंचे हैं रईसी। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन डील कितनी अहम है, इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष से बात करने से पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई पेच भी जरूर है। हालांकि डील हुई तो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा देगा यूएस, और अगर डील नहीं होती है तो पाकिस्तान को $18 अरब का नुकसान होगा। तो दोनों ही स्थिति में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और अहम बात यह है सुरभि की मुलाकात का सबसे अहम मुद्दा पाइपलाइन डील ही है, क्योंकि जब ईरान पहुंचा है पाकिस्तान तो इसीलिए पाकिस्तान ईरान के लिए पाइपलाइन डील आसान नहीं है। इससे पहले तल्खी देखने को मिली है दोनों मुल्कों में। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की 4 कंपनी पर यूएस का हालिया बैन है, सैंक्शन है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो डील है वो सबसे बड़ा माइलस्टोन हो सकती है अगर इस पर मुहर लग गई तो। लेकिन होगा क्या डील है ये, इसे समझाने के लिए मनीष हमारे साथ है। मनीष, ये पाइपलाइन डील क्या है और दोनों की अहमियत समझाइए, पाकिस्तान की भी और ईरान की भी। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ये पाइपलाइन, इन सब में पाकिस्तान महज एक मुखौटा है। असली बात यह है कि इसका सीधा सीधा फायदा चीन को मिलना है। जब ईरान और पाकिस्तान के बीच में पाइपलाइन बनने की बात है तो इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है सो वो ऑयल मिलेगा, बल्कि वहां से पाकिस्तान तक वो ऑयल आएगा और फिर वहां से चीन उठाकर लेकर जाएगा, क्योंकि चीनी कंपनियां वहां पर मौजूद है। वैसे भी अगर आप देखें तो ईरान पर लगे प्रतिबंध के दरमियान जो ईरान और चीन के बीच जो तेल का व्यापार है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, और लगातार ब्लैक मार्केट के जरिए चीन वहां से तेल और गैस लेता रहा है। अब वो आसानी से ले सके और सुगम तरीके से ले सके, इसके लिए उन्होंने एक रास्ता सुझाया। चीन ने कहा ईरान को कि आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में जाकर आप पाइपलाइन बिछाइए और पाइपलाइन से तेल पाकिस्तान आएगा और फिर हम बड़ी आसानी से वहां कर लेकर जाएंगे। तो बस इसका पाकिस्तान जो वो एक मीडिएटर की भूमिका में उसे कुछ चंद रकम मिल जाएगी ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे। असली फायदा इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि उनमें से 4 कंपनीज पर यूएस का ऑलरेडी बैन है। मनीष, अब आगे डील के तहत क्या कदम उठाया जाता है, क्या होता है, इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। अब चीन में 100 साल की सबसे भयावह बाढ़ का अलर्ट है और चीन के कई प्रोविंस इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं। चीन की वी रिवर में वाटर लेवल 19 फीट पहुंचने की चेतावनी दी गई है। जी, और चीन में आए इस सैलाब ने लाखों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कुदरत के प्रकोप का वो ट्रेलर है जिसने दक्षिण चीन में रहने वाले लाखों लोगों का चैन छीन लिया है। दक्षिण चीन के कई शहर पिछले 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। हालत यह है कि दक्षिण चीन में 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
चीन के कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात हैं, जिसके चलते 1,10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया गया है। अकेले चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में ही 12 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नॉर्थ गुआंगडोंग प्रोविंस में सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट से कि नॉर्थ गुआंगडोंग की नदियों में पानी 100 साल के सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। चीन में मची इस तबाही की वजह अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश को बताया जा रहा है। किंगयुआन में अप्रैल में औसत बारिश 444 मिलीमीटर रही है, जो पिछले पूरे साल हुई बारिश का 2 गुना है। बारिश से पैदा हुई तबाही और विकराल रूप ले सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22 अप्रैल का दिन और रात दक्षिण चीन पर भारी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस वक्त दक्षिण चीन में इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। चीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। इस वक्त दक्षिण चीन में 16 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है।